स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यूक्लियर चैप्टर से लास्ट लेक्चर नंबर 5 होगा। टॉपिक भी लास्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन। और आज कंप्लीट कर लेंगे न्यूक्लियर पार्ट को। तो 8 यूनिट हमारी एटम्स एंड न्यूक्लियर फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे आज। और इससे पहले लास्ट लेक्चर में फ्यूजन को हमने अच्छे से डिस्कस किया। और न्यूक्लियर फ्यूजन में जैसा कि हमने देखा कि एक हैवी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नियरली अपने बराबर मास नंबर वाले न्यूक्लियर में डीकम्पोज टूट जाता है और उस दौरान एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब यहां हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो टू स्मॉल न्यूक्लियर फ्यूज एक दूसरे के अंदर मिलेंगे और एक स्टेबल न्यूक्लियर बनाएंगे। तो भी बाइंडिंग एनर्जी, जब भी आप फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में पढ़े ना, तो दिमाग में बाइंडिंग एनर्जी कर्व को जरूर रिपीट करना। उस कर्व पे अगर हमने देखा कि हम हैवी न्यूक्लियर से लाइट की तरफ जा रहे थे ऐसे, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व बढ़ रहा था। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बढ़ रहा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होना, एनर्जी लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा। ऐसी लाइट से जब हैवी की तरफ ऊपर जा रहे थे तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही थी। तो अब यहां उसकी बात होगी हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो फ्यूजन में आप समझते हैं कि फ्यूजन में टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियर, एक स्टेबल न्यूक्लियर, हैवी स्टेबल न्यूक्लियर। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियाई मिलके कंबाइन, टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी स्टेबल न्यूक्लियर। तो उस प्रोसेस में एंड रिलीज सम एनर्जी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जाम्पल हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सन के अंदर भी ऐसा हो रहा है। वहां पर उसकी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम से फिर एक कार्बन साइकिल पूरी होती है। तो वहां पर भी आप फ्यूजन को ही बताएंगे सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन या स्टार्स के अंदर। तो वही हमारी आज का डिस्कशन होगा। रिएक्शन अगर आपको एक एग्जांपल देना चाहे यहाँ पर, तो ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। देखिए बच्चों, H11 प्लस H11, दो प्रोटॉन या दो हाइड्रोजन एटम हमारे पास मिल रहे हैं। He24 बनाइए, या मैं इसका यहां पर एग्जांपल दूं, He24 नहीं, ये दोनों मिलते हैं। और H12 एक ड्यूट्रॉन बनता है, हाइड्रोजन आइसोटोप। H11 H12 प्लस, चलिए मैं यहां पर डैश डैश छोड़ देता हूं आपके लिए। तो सोचिएगा सिंबल से कि क्या आएगा। अभी यहां पर 1 1 2 है, जबकि यहां 1 है। ऊपर 1 और 1 2 है, 2 है। तो सोचिएगा कौन सा सिंबल आएगा, N01 आएगा या आपका H11 आएगा। ठीक है, H11 आएगा, या फिर आपका जो है मैं बात करूं E-10 आएगा या E+10 आएगा। तो इनमें से देखिए, या आपका He24 आएगा। ये जितने भी सिंबल्स थे हमारे, तो देखिए यहां से बैलेंस करने के लिए नीचे 1 चाहिए, वो तो इसमें आ रहा है, तो हमने लिखा E+10। अब बैलेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन आए तो साथ में क्या दिखाएंगे, न्यूट्रिनो। और यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज, और बच्चों वो एनर्जी रिलीज होती है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए, टू लाइट न्यूक्लियर मिलके एक बड़ा न्यूक्लियर बना रहे हैं, और क्या रिलीज कर रहा है, एनर्जी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। कोई भी एक रिएक्शन इसमें याद रख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन का। अब फ्यूजन में जो प्रॉब्लम आती है, देखिए जरूरी जो नेसेसरी कंडीशंस होती है। ठीक है, नेसेसरी जो कंडीशंस होती है यहां पर, फर्स्ट सबसे पहले मैं बात करूंगा एक हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर, स्टूडेंट जैसा कि आप यहां पर एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहीं से दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन कैसे इकट्ठे होंगे। ठीक है, प्रोटॉन और प्रोटॉन कैसे इकट्ठे होंगे सर, प्रोटॉन और प्रोटॉन में तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन से ड्यूट्रॉन बना, प्रोटॉन प्रोटॉन में तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, एक एक पॉजिटिव है वहां पर। तो फिर ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, कैसे कंबाइन हो सकते हैं, कैसे ये रिएक्शन होगी।
तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक हाई टेम्परेचर, एक हाई एनर्जी की, बाहर से एक एनर्जी की, कि वो एनर्जी इनको मिले और ये अपने कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स को छोड़ दे, जो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर एक बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको ऐसा कराने के लिए। तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ओवरकम the Coulombic repulsion between two protons। ठीक है जी, उसको ओवरकम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एक हाई टेम्परेचर की, एक बाहर से एक एनर्जी की, जो कि हीट की फॉर्म में देंगे, जिससे कि उनका कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स खत्म हो जाए, फिर वो कंबाइन हो जाए, नहीं तो वो कंबाइन होने नहीं देगा उनको। तो एक कंडीशन तो इस रिएक्शन के लिए ये जरूरी रही, और एक कंडीशन इसके बाद बात करते हैं हाई डेंसिटी और प्रेशर। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, और ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है, हाई प्रेशर भी है उसके ऊपर, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट हो जाती है। एट हाई प्रेशर रेट ऑफ, ये जो फ्यूज होने की है, रेट ऑफ फ्यूजन वो फास्ट हो जाएगी, जल्दी जल्दी से वो फ्यूज होंगे, और जितना जल्दी फास्ट फ्यूज होंगे, फ्यूजन होगा, उतनी ज्यादा जल्दी आपको रेट ऑफ एनर्जी भी आपकी इंक्रीज होके मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जरूरी है यहाँ पर, एक हाई प्रेशर हो, हाई डेंसिटी हो, ठीक है, और हाई टेम्परेचर। ये कंडीशंस आपको अवेलेबल मिलती है सन के अंदर। ठीक है, इन सन में दोनों कंडीशंस प्रॉपरली एग्जिस्ट करती है। वहां पर टेम्परेचर, क्योंकि एक तो वहां पर बहुत सारा प्रोटॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन, अब इतना सारा डेंसिटी हाई है ही उसकी, ठीक है, उसमें प्रेशर भी बना हुआ है इतना सफिशिएंट कि वो फास्ट रेट से फ्यूजन हो रहा है, और टेम्परेचर तो है ही है। इन सन अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की ना, तो 2 × 10⁶ केल्विन के नियरली टेम्परेचर है उसका। तो उसके इंटीरियर में टेम्परेचर भी मिल रहा है, प्रेशर भी मिल रहा है, तो ये प्रोसेस हो रही है, मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाएंगे, फिर आगे ये पूरी प्रोसेस होगी कि ये कन्वर्ट होगा हीलियम के अंदर, और फिर लगातार क्या एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो सच दीज टाइप्स ऑफ कंडीशंस आर हार्डली अवेलेबल, कहें तो मुश्किल है कहां पर, इन लेबोरेटरी के अंदर, और जबकि सन के अंदर ये दोनों कंडीशन प्रॉपरली है, तो वहां पर ये रिएक्शन बच्चों हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारा थोड़ा स्टार्ट हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन का, इसी को आगे और कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखिए अब समझते हैं सन के अंदर कैसे एनर्जी जो है जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, वो पूरी साइकिल एक बार समझेंगे। इसके बाद वो फ्यूजन का ही टॉपिक रहेगा हमारा। तो ठीक है, इतना फ्यूजन समझ में आ गया होगा कि 2 लाइट न्यूक्लियर मिलके एक हैवी न्यूक्लियर बनाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। इसके लिए कंडीशंस है हाई टेम्परेचर, हाई डेंसिटी और प्रेशर। ठीक है, सन में ये हाई टेम्परेचर है, उसके इंटीरियर में ये कंडीशन अवेलेबल है। ऐसा क्यों जरूरत पड़ा हमें, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन कराने के लिए, 2 प्रोटॉन को कंबाइन कराने के लिए उनका रिपल्सिव फोर्स खत्म करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्यूजन का ही एग्जांपल, फ्यूजन को ही यूज करते हुए लिखा है, फ्यूजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स हो सकता है ये भी सन और स्टार्स के अंदर। तो सन में देखिए वो कंडीशन है दोनों, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, डेंसिटी। तो उसमें यहाँ पर देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल मैंने यहाँ पर लिख दी है पहले, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। किस तरह से एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये पूरा इस पर डिस्कशन अभी कर लेते हैं। तो देखिएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन कंबाइन हुए, ये अभी हमने की थी स्टार्टिंग में, ये एग्जांपल दिया था जैसे फ्यूजन को अभी स्टार्ट किया। तो प्रोटॉन प्रोटॉन मिलके बनाया न्यूट्रॉन, यहां साथ में आया पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इतनी आ गई है। ठीक है, ये अभी हमने समझ ली थी। अब आगे क्या होता है कि ये पॉजिट्रॉन मिलता है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे एटम के अंदर, और न्यूट्रल होने के लिए 2 गामा रेडिएशन, गामा गामा निकालता है, और इसमें भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है
कि 2 गामा क्यों दिखाया आपने, 1 गामा दिखा देते। बच्चों हमें ध्यान में रखना है फिजिक्स के बेसिक लॉ का भी यहां पर यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक रेडिएशन उधर गई तो एक उससे अपोजिट गई, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो इनका अगर मान लीजिए नेट मोमेंटम 0 था तो बाद में भी कितना आना चाहिए, 0। तो टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है जी। इतना होने के बाद यहां से जो ये हमारे को H12 मिल गया है, ये H12 फिर से मिलता है एक प्रोटॉन के साथ, तो बना हीलियम आइसोटोप 112 213, साथ में गामा निकला और ये एनर्जी निकली। यहां तक की रिएक्शन आ गई समझ में। उसके बाद ये मिल गया हमें भाई, इन दोनों से ये मिला, इसके साथ ये मिलके एक और प्रोटॉन ये मिला, फिर ये दोनों। अब क्वेश्चन आया कि सर ये है, फिर एक और कहां से आया, ये तो एक ही मिला था हमें, एक और कहां से आया। देखिए ऐसी तो बहुत सारी प्रोसेस हो रही होगी ना, एक इधर हो रही है, एक इस साइड में हो रही होगी, एक इसके नीचे हो रही होगी, ऐसे बहुत हर जगह प्रोटॉन प्रोटॉन कंबाइन होने लग रहे हैं। तो यहाँ हमने 2 रिएक्शन को एक साथ उठा रखा है, दिखा मैं एक ही रहा हूं। यही प्रोसेस मान लीजिए साइड में और चल रही है, ये लेफ्ट में चल रही है वो राइट में चल रही है, तो लेफ्ट वाले से आ जाएगा He23, उधर से ये लेफ्ट वाले से राइट वाले से भी निकल के आ जाएगा। ये समझ में आ गई ये बात कि ये एक ही आया था सर, फिर 2 क्यों लिखे हैं। तो जो प्रोसेस एक यहाँ हो रही है, एक और इसके बगल में हो रही है, तो वहां से भी एक और मिल जाएगा हमें। ठीक है जी, चलो मान लेते हैं आप कह रहे हो तो सर ये दोनों फिर कंबाइन हो गए। He, तब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ऊपर देखिए तो यहां से ये प्रोटोन और ये एनर्जी बैलेंस कर लो, 2 3 4 हो गया, 4 5 6, ऊपर 6 हो गया, ये रिएक्शन हुई, ये एनर्जी रिलीज हुई। मतलब यहां हमें 2 प्रोटॉन वापस भी मिल गए हैं, जो खर्च हुए थे उनमें से 2 वापस भी मिल गए हैं। तो ये प्रोसेस होती है। तो हम अगर फाइनल कंक्लूजन पे जाएं तो प्रोटॉन हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गई है, हीलियम के अंदर। और हर बार देख रहे हैं हर प्रोसेस में क्या मिलती जा रही है, एनर्जी। चलिए ओवरऑल नेट रिएक्शन पूरा लिख लेते हैं अब क्या हुआ। तो सोच के देखो आपके कितने प्रोटॉन खर्च हुए होंगे जब दोनों प्रोसेस एक लेफ्ट और राइट वाली जब मिली होगी, तो कितने प्रोटॉन खर्च हुए। एक में देख लेते हैं फिर उसका डबल कर देंगे। एक में खर्च हुए जी 1 2 और 3, भाई इन दोनों से तो ये आ गया था, फिर एक और लिया तो 1 2 और 3, ये 3 यूज हुए एक से लेफ्ट वाली से। राइट में जो बगल में चल रही प्रोसेस वहां से भी 3 और 3 6 में से 2 वापिस मिल गए, बचे कितने 4। तो 4 प्रोटॉन यूज में आए। इलेक्ट्रॉन कितने खत्म किए होंगे उस पॉजिट्रॉन ने जो निकला होगा यहां से, एक यहां से खत्म किया है, एक दूसरी साइड से खत्म किया है, तो कितने खत्म कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की कुर्बानी दे देने से, ठीक है ना, क्या मिल गया हमें He24। और साथ में क्या क्या निकला, इनके साथ एक ये न्यूट्रिनो यहां से आया होगा, दूसरा और उस साइड से भी आया होगा, तो 2 न्यूट्रिनो। गामा कितने 1 2 3 उधर से भी, तो 6 गामा। तो ये होने से हमें ये मिला। और टोटल एनर्जी कितनी मिली है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे ना, मतलब सारी एनर्जी को जोड़ेंगे 1 2 3 4, तो ये कभी भी नहीं आएगा। चेक कर लेना इसको ऐड करके और देखना 26.7। तो फिर सर यहाँ क्या गड़बड़ है, देखिए करना क्या है, आपने पहले इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को, फिर यही साइड में भी तो हो रही है, तो इन तीनों को ऐड करके, चलिए ऐड कर लेते हैं। यहां पर आ गया ये 2 और 2 4 और ये 9, ठीक है, तो यहाँ 13 हो गया। और भाई यहां पर है 4 और 4 8 और 9.5 और 6.93, और उसमें ये ऐड कर लो अगर ये आ जाता है, तो नहीं आएगा। तो क्या करना है फिर, ये जो प्रोसेस है लेफ्ट वाली इसके बराबर में राइट में भी हो रही है, मल्टीप्लाई 2 करना है पहले तो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2। हाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, क्योंकि एक प्रोसेस जो लेफ्ट में उतनी ही राइट में हो रही है, तो दोनों इसका सम उसको डबल, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और ये 18 और ये 12 और ये हो जाएगा 13। अब ये आ गया हमारे पास,
लेफ्ट और राइट प्रोसेस से टोटल ये आया, फिर उन दोनों से जो मिला था He2 3 दोनों को ऐड करके फिर और एनर्जी मिली हमें। तो अब टोटल एनर्जी चेक करेंगे 13.86 प्लस में ये जो आई 12.86। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। तो ये हो गया है 12, 8 और 8 16 17, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 2, तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी हमारे को ओवरऑल मिल जाती है पूरी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो सन या स्टार के अंदर एनर्जी का काम कर रही है। आगे फिर एक कार्बन साइकिल भी होती है, वो जरूरी नहीं करना, आप एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को जरूर कर लीजिए, पढ़ के देख लेना वहां से पूरी प्रोसेस। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो ये पूरा एक एग्जाम्पल जो हमारा फ्यूजन हो गया है, फ्यूजन हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ उन दोनों का कर लिया हमने कंपैरिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। तो जितना भी आपने पढ़ा है उसको सोच के देखिए कि हमारे लिए एनर्जी का जो एक अच्छा सोर्स है वो फ्यूजन है या फ्यूजन है, दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन का जो वेस्ट, प्रोडक्ट वेस्ट होता है ना, रेडियोएक्टिव वेस्ट, वो हार्मफुल होता है। ठीक है, वहां से हार्मफुल रेडिएशन एमिट करती है, न्यूट्रॉन बीम्स निकलती है, तो वो भी हार्मफुल होती है। बट फ्यूजन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरह से कहें तो ऐसे तो फिर फ्यूजन अच्छा है। ठीक है, लेकिन फ्यूजन में कंडीशंस रिक्वायर्ड है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, डेंसिटी का। तो उस हिसाब से देखते हैं दोनों में कंपैरिजन करके क्या क्या कंपैरिजन आता है। देखिए, फर्स्ट कंपैरिजन आप करेंगे तो डेफिनेशन से ही बता सकते हैं, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स होता है 2 स्मॉल न्यूक्लियाई में फ्यूजन में, जबकि यहाँ पर 2 लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्म टुगेदर है हैवी न्यूक्लियस। आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप वही रिएक्शन करके दिखा दीजिए, यूरेनियम 92 235 थर्मल न्यूट्रॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, ठीक है 56 141 36 92 3 न्यूट्रॉन N01 प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी। ओके, यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं, अभी जैसे हमने किया कि H11 प्लस H11 बना H12 E प्लस 10 और जी न्यूट्रिनो और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, इसमें फ्यूजन में हमें हाई टेम्परेचर प्रेशर की कोई ऐसी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट यहां पर नेसेसरी है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स। याद कीजिए रिएक्शन, चेन रिएक्शन, न्यूट्रॉन निकलते थे फिर आगे फ्यूजन कराते थे फिर निकलते थे, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन से ड्यूट्रॉन, फिर ये ड्यूट्रॉन जाके प्रोटॉन से, तो यहां पर लिंक पार्टिकल कौन हो जाएगा, प्रोटॉन्स। इट इज ए क्विक प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस होती है, इसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लैग लगता है यहाँ पर। अब एक चीज देखी जाए तो अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ लेके चलता हूं कि यहाँ आप देख रहे हैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यहाँ पर 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इस प्रोसेस पे बेस्ड है एटॉमिक बॉम्ब, इस पे बेस्ड है जी हाइड्रोजन बॉम्ब। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इन दोनों में से, एक पॉइंट ये भी हो गया एटॉमिक बॉम्ब बेस्ड है, इस पे हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड है, दोनों में से कौन ज्यादा डेंजरस हो। देखने से तो सर यही लग रहा है, अरे भाई दिख कहाँ रहा है, यहाँ तो एनर्जी दिख रही है ना, बॉम्ब थोड़ी ना दिख रहा है यहाँ। हाँ, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें एनर्जी, जबकि उसमें 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सर ये डेंजरस है। चलिए पॉइंट पे चलते हैं, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन के इससे एनर्जी रिलीज निकालोगे, एक न्यूक्लियन का मतलब है कि ये 200 एनर्जी जो निकाली है ना, ये इन दोनों ने मिलके, तो डिवाइड बाय 235 पर न्यूक्लियन अगर यूरेनियम की चेक करें तो वो इतनी सी आएगी 0.85। जबकि यहां पर जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर ले एक साइकिल को, लास्ट कंक्लूजन 4 प्रोटॉन 2 हमारे इलेक्ट्रॉन गए थे, तो वहां से एनर्जी पर न्यूक्लियन चेक करेंगे ना तो इतनी आएगी 6.75। देखना ये 0.81 भी नहीं है, ये 6 पॉइंट। तो एनर्जी एक न्यूक्लियन से जो रिलीज हो रही है वो किसकी ज्यादा है,
भाई आप इसको भी तो देखो ना, ये 1 मिल के बेचारे इतने निकाल पा रहे हैं, ये इतने मिल रहे हैं 2, 3, 5 जब इतनी निकाल पा रहे हैं। तो एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा होगी? फ्यूजन में, हाइड्रोजन बॉम्ब में। तो ज्यादा डेंजरस कौन होगा? हाइड्रोजन बॉम्ब। कि अगर उसमें इतने न्यूक्लियन, इसकी बराबर न्यूक्लियन मिल जाए तो कितनी एनर्जी निकाल देंगे? तो इसे ध्यान रखना। तो एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन किस में ज्यादा है? फ्यूजन में ज्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर डेंजरस देन एटॉमिक बॉम्ब। और इसका ये लिखा है, इट प्रोड्यूस हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, यहां से ऐसा कोई वेस्ट नहीं निकलता है, हार्मलेस होता है ये। तो ये इनमें हम कर सकते हैं बच्चों कंपैरिजन। ठीक है, और देखो इसमें आपसे पूछा जाए कि सर ठीक है, अब अच्छा तो फिर यही है हमारे लिए, फ्यूजन में कोई हार्मलेस ऐसे कोई वेस्ट नहीं निकल रहा है, यहाँ से एनर्जी भी हमें एक न्यूक्लियन से ज्यादा मिल रही है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये वाली, इसको क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है? टेम्परेचर और प्रेशर की। तो इतना हाई अमाउंट में टेम्परेचर कहां से लाएं फिर? सन में तो है, यहां कहां से लाएं? यहाँ जो हाइड्रोजन बॉम्ब अगर बनाए तो यहां पर आपको इतना हाई टेम्परेचर ये दे सकता है भैया फिजन। मतलब फ्यूजन इज बेस्ड ऑन फिजन। ये प्रोसेस करानी तो ये करानी पड़ेगी, फिर तो सर यही करा लेंगे ना। ठीक है ना, तो ये इन दोनों में कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है बच्चों, एक बार बुक से भी स्टडी कर लेना इसके, और अगर पॉइंट रह गए हैं तो। और ये पूरा हमारा चैप्टर हो गया है अभी न्यूक्लियाई का लास्ट टॉपिक हमने फिजन और फ्यूजन का कंपैरिजन पढ़ा। तो इसमें यही सब था। अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिविटी पूरा छोड़ देना है आपने। बाइंडिंग एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो था वो भी छोड़ देना है, थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने। तो एक बार इसका लाइव क्लास में डिस्कशन और कर लेते हैं, पूरे चैप्टर का एक बार ब्रीफ, और फिर उसके बाद एक टेस्ट रख के फिर हम अपनी नई यूनिट पे चलेंगे। तो यूनिट हमारी जो नेक्स्ट होगी वो होगी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन हटा रखी है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होगी नई यूनिट, और लास्ट में लेके चलेंगे जी ऑप्टिक्स को। ठीक है, इसमें आप अपडेट कर लेंगे, रिटर्न वर्क अपना पूरा रखेंगे और साथ में इसको तैयार करेंगे इस चैप्टर।